आज की वीडियो जो हमारा दूसरा लेक्चर है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूरे सिस्टम में या पूरे जो हम जब भी अभी तक जितना भी नेटवर्क्स पढ़ेंगे उन सब में बार बार यूज होंगे। बार बार हम जो है चार्ज की बात करेंगे, उसके बाद हम बार बार करंट की बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें बार बार इसका नाम लेते रहेंगे। ठीक है, तो हमें कम से कम पता तो होना चाहिए कि ये सारी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज़ क्या है या फिर उसका क्या इस्तेमाल है, इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या क्या है और क्या क्या इनका इस्तेमाल है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमको ये पता रहे कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज के साथ कि चार्ज हमारा क्या होता है। और जो हम बात कर रहे थे अभी तक जितनी भी है कि हमारे जो है कितना करंट जा रहा है, कितना करंट आएगा, कितना करंट ट्रांसफर होगा, उसका चार्ज से क्या लेना देना है। तो देखिए, जितने भी हमारे सॉलिड एलिमेंट होते हैं उसमें जो भी करंट फ्लो होता है उसके पीछे, करंट फ्लो होने के पीछे मेन जो रीजन होता है वो होता है चार्ज का। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में तो क्या होता है कि आयन से भी चल जाते हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ चार्ज से ही जो है करंट शुरू होता है। तो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास एक एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, तो न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाद ऑर्बिट में घूमते रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.625, ये 1.6 ही ले लेते हैं, इतना ही याद है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वहीं पे एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ से हमें ये दो चीजें पता चलती है, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज, किन पे चार्ज कितना है, दूसरा चार्ज की यूनिट। इस चीज को भी याद रखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज आ जाता है हमारा कूलम। ठीक है, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे चार्ज की यूनिट है। और इसके बाद जो समझने वाली चीज है कि आप ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इतना ही चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब हुआ कि मिनिमम चार्ज जो पॉसिबल है दुनिया में, जितना भी मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो सिर्फ उतना ही पॉसिबल है जितना एक मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन के पास हो सकता है। मतलब जितना भी चार्ज है वो हमेशा इस वाली नंबर का मल्टीपल होगा कि इतने गुना ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ मेरे पास टोटल इस बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे टोटल कितना चार्ज होगा, n इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो उस पर सिर्फ इतना चार्ज होगा। पोलैरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इस बात पे कि वो इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा है या फिर प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये चीजें तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, ऐसा यूनिट ऑफ कूलम क्या है। ठीक है, कूलम अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है कि एक कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए हमको बहुत बड़ी जो है कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जितने भी जो करंट है वो हमेशा इसमें नापी जाती है, और जितना भी चार्ज है वो हमेशा कूलम में नापा जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, चार्ज क्या है ये हमें पता चल गया कि किसी भी जो उसमें क्या बोलते हैं सॉलिड बॉडी में जो चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उस चार्ज इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस से जो हमारा चार्ज आता है बॉडी पे, उसको हम जो है चार्ज बोलते हैं। अभी तो बात ये आती है स्टार्टिंग में ही कि चार्ज ये आया कहाँ से, मतलब हम किसी की बॉडी पे चार्ज डाल सकते हैं या फिर उससे निकाल सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ ऐसे। ठीक है, मेरे पास एक ये बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है, इस पे जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। ठीक है, अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 प्रोटॉन है, तो उसके पास टोटल चार्ज जो है वो 0 है। अभी जो है टोटल जो उसके पास ओवरऑल चार्ज है वो जो है 0 है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास। ठीक, अब मैं इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रब करता हूँ किसी कारण से, तो वो क्या करेगा, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें से खींच लेगा। मैंने कहा कि मैंने इसके इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक दूसरी बॉडी रब की, उस बॉडी को रब करने पर इस बॉडी के पास 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही प्रोटॉन थे। मैंने इसके पास इसको रब किया, रब करने से क्या हो कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ गए, छोटी वाली बॉडी पर। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी के
इस बॉडी पे ट्रांसफर हो गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस बॉडी पर आ गए तो इस बॉडी पर अभी कितना चार्ज बचा, इस पे बचा 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। वहीं पे इस बॉडी पे कितना चार्ज बचा, इस छोटी वाली बॉडी पे बचे 6 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। ठीक है, अब अगर इस बॉडी की बात की जाए तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा, इस पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज, सॉरी 2 प्रोटॉन के जितना चार्ज। इस बॉडी पे अभी जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉन के जितना चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो सिर्फ 2 प्रोटॉन का डिफरेंस बन रहा है। और इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा 2 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज। यहाँ से हमारी चीज समझ में आती है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, चार्ज जाता कैसे है। ये तो बात हो गई स्टैटिक चार्ज की। यहाँ से एक चीज हमको और ध्यान रखनी है कि चार्ज हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि किसी भी कि दुनिया में जितना भी टोटल चार्ज है, मतलब यहाँ से हमें एक चीज तो पता चल गई ना, यहाँ पे 10 और 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, मतलब दोनों 14 थे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों पे चार्ज आ गया है, इस पे 2 प्रोटॉन का चार्ज है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन अभी भी अगर हम टोटल चार्ज को कैलकुलेट करें तो दोनों बराबर ही निकलेंगे। इस पे कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस पे कितना है, ये भी 14 प्रोटॉन हो गए। इसकी बात की जाए 8 और 6 14 और 10 और 4 ये भी 14 प्रोटॉन। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर रहेंगे। तो ये मैं कह सकता हूं कि टोटल चार्ज इन ए क्लोज्ड सर्किट सिस्टम, टोटल चार्ज इन ए क्लोज्ड सिस्टम, चार्ज इन ए क्लोज्ड सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट या ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन्स सेम। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज नेटवर्क की बात करें, उस पर जितना भी चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसमें आप चार्ज ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, बस चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती जो टोटल है उसको कम नहीं किया जा सकता। उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और चार्ज हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चीज बहुत बार पूछी जाती है कि क्या चार्ज हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, अगर करता है तो क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज्ड होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, किसी दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। आइसोलेट होने का क्या मतलब, अब मैं कहूँ कि मेरे ये जो चीजें हैं ये एक सिस्टम के अंदर हो रही थी, लेकिन मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर भेज दिए। अब आप कहोगे अब तो मेरे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये चीज जो है क्लोज सिस्टम की बात थी, इसका इससे बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम ये मान के चले कि हमारे जो यूनिवर्स है एक क्लोज कंटेनर है, हम ये कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी चार्ज हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अगर एक सर्किट की बात की जाए तो इस एक सर्किट में जितना चार्ज है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, जितना चार्ज उसके पास था उतना पास ही रहेगा, उतना ही है, आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप उसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे चार्ज समझ में आता है। एक चीज और जो पूछ ली जाती है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक कूलम चार्ज में, 2 कूलम चार्ज में, या फिर आधा कूलम चार्ज में, या फिर इतने चार्ज के लिए, इतने कूलम चार्ज के लिए मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए ये चीज तो मुझे पता है कि जितने भी चार्ज है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कि मेरे पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज कितना होगा, एक कूलम चार्ज होगा 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ये क्वेश्चन, ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि एक कूलम चार्ज के लिए मुझे कितने चाहिए, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 10⁻18 मतलब 18 जीरो लगेंगे इसके बाद, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज भी कभी बार पूछ ली जाती है कि मेरे पास यहाँ पे जो है 2 या फिर 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, अब बताओ उसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन पास करने हैं, या फिर 2 माइक्रोकूलम है और उसमें जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का सबको पता ही है, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे
तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, अब चार्ज के बाद बात करते हैं करंट की। चार्ज से रिलेटेड ही है हमारा करंट। करंट का क्या कहता है? करंट कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब कि चार्ज का मूवमेंट करना ही हमारा करंट कहलाता है। इसको मैं लिख लेता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या मतलब हुआ इस बात का? इज कॉल्ड करंट। अगर चार्ज की टर्म में बात की जा रही है तो सीधी सीधी डेफिनेशन ये निकल के आती है करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कि अगर हमारा चार्ज चल रहा है, मैंने कहा कि ये हमारा कंडक्टर वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉलिड वायर है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह, मिली कूलम चार्ज मेरा जो है यहाँ से फ्लो होता है, एक मिली कूलम चार्ज, एक मिली कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इस बात का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, या मुझे कमेंट करके बताना कि एक मिली कूलम में कितने चार्ज आते हैं। फॉर्मूला है Ne, Q बराबर Ne, N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q हमारा दिया हुआ है ये रहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, तो N कितना लगेगा ये आप मुझे बताना कमेंट करके कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक मिली कूलम में। अब करंट की बात की जाए तो करंट का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ फ्लो चार्ज। तो एक मिली कूलम एक सेकंड में अगर मेरा चार्ज जो है ट्रांसफर हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो कितना चार्ज है हमारे पास? एक मिली कूलम, तो 1 × 10⁻³ कूलम। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। टाइम इसमें हमेशा सेकंड में लिया जाएगा। तो करंट कितना आ गया? 1 मिली एम्पियर मेरा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन है ये कि मेरा जो है पहले 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, उसके बाद 1 सेकंड तक के लिए 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा, उसके बाद 1 सेकंड तक कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, फिर उसके बाद आधा सेकंड के लिए 0.5 सेकंड के लिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया। अब मुझे बताइए कि इसमें से टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को जो है मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए, अदरवाइज हम देख लेते हैं एक बार। अगर आपको आता है तो हम वीडियो पॉज करके एक बार इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। फॉर्मूला यही है, तो एक बार इसी फॉर्मूले से देख लेते हैं कि मेरा 1 सेकंड के लिए मुझे पता है कि मेरा कितना चार्ज ट्रांसफर करना है। तो स्टार्टिंग में मेरा चार्ज 0 था, ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए अलग निकाल लेता हूँ, आधे सेकंड के लिए अलग निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये टाइम आधा यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा सेकंड है। हो सकता है ये टाइम जो है यहाँ पे 2 सेकंड हो और यहाँ पे 2.5 सेकंड, तो डिफरेंस तो टोटल आधा सेकंड दिया है। ठीक है, करंट है मेरे पास कितना? 1 एम्पियर। चार्ज कितना ट्रांसफर करना है ये हमें बताना है, और टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो शुरुआत के 1 सेकंड में मेरा 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, उसके बाद का जो आधा सेकंड है इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर हुआ ही नहीं, उसके बाद जो बचा आधा सेकंड है, उस आधे सेकंड में मेरा कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? 1 एम्पियर की करंट है, चार्ज क्यों ही है अभी, और ये हो गया मेरा कितना, इसको क्यों बोलते हैं, इसको क्यों 2 बोलते हैं, और ये 0.5 सेकंड का टाइम हो गया, तो Q2 मेरा आ गया कितना? 0.5 सेकंड। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 + Q2 मतलब 1.5 सेकंड का, सॉरी 1.5 कूलम का चार्ज मेरा ट्रांसफर हुआ इस पूरे उसमें। काफी बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें डिफरेंशियल बेस्ड भी आते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे उसके बाद में। अभी जो है थोड़ा सा बस बेसिक इंट्रो ले रहे हैं, तो इस कारण से उस चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको जो है करंट समझ में आ गई, करंट एक्चुअली है क्या। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी टर्म हम जो है अगले उसमें कुछ वीडियोज में या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले हैं उन सब में यूज करेंगे, या फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट आएंगे उनमें भी सारी टर्म यूज करेंगे, वो है हमारी वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? तो एक चीज तो ये कि वोल्टेज का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, हम ये नहीं कह सकते किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज इतनी है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है रेट ऑफ वर्क डन
विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। मतलब किसी भी, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है कुछ अमाउंट का, मैंने कहा क्यों चार्ज है, मुझे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है। ये चार्ज मैंने इस पॉइंट से लेके, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मैं लेके आया, तो मुझे जो है इसको लाने में जो है जो एनर्जी लगानी पड़ी वो हुआ W। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो एनर्जी थी वो थी W1, यहाँ पे जो एनर्जी वो पहुंची वो लगी W2, और इन दोनों का जो डिफरेंस था W2 माइनस W1, वो हो गया मेरा। यहाँ पे W मैंने मान दिया वर्क डन। मुझे जो है W वर्क डन करना पड़ा, कितना चार्ज ले जाने के लिए, क्यों चार्ज लेके जाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जाहिर सी बात है यहाँ पे वहां तक जाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है VBA, वो होगा मेरा कितना, चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन चार्ज dW/dQ। ये चीज भी याद रखने वाली है कि हमारा वोल्टेज का डिफरेंस क्या है। अब क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई वोल्टेज नहीं होती, जब चार्ज का हमारा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है और उसको मूव करने के लिए मुझे जो मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि कुछ, जाहिर सी बात है अगर मेरा चार्ज है उसको मूव करना है तो उसको कुछ ना कुछ तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगानी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए मुझे जो फोर्स लगानी पड़ रही है उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या, इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए मुझे जो फोर्स लगानी पड़ रही है उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और या फिर EMF। ठीक है, यहाँ से मेरा EMF समझ में आता है। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जब चार्ज हमारा मूव होगा तो मैं कहूँगा कि मेरा जो है पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। तो जाहिर सी बात है मैं कह सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे इसकी वोल्टेज थी V1, यहाँ पे इसकी वोल्टेज हो गई V2, तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आया PD, पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया V2 माइनस V1। यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं, इसकी पोटेंशियल है, तो वोल्टेज आप कभी भी निकालोगे वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में निकलेगा कि दोनों टर्मिनल पे इसका कितना पोटेंशियल था, इसका कितना पोटेंशियल है, अब दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरी वोल्टेज होगी। ठीक है, यहाँ से मेरी वोल्टेज क्लियर होती है। उसके बाद बात करते हैं पावर की। जो दो फॉर्मूले मैंने वोल्टेज और करंट के बताए थे उनको भी याद रखेगा। करंट, पावर क्या है, पावर है मेरा एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में मेरी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। अगर बात की जाए पावर की, तो पावर क्या कहती है, यहाँ पे W एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको E भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मेरा जो है कितना एनर्जी में चेंज आया पर यूनिट टाइम, वो मेरी पावर है। अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें मैं चार्ज से, चेंज ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई, चेंज ऑफ चार्ज से डिवाइड, तो dW/dQ इंटू dQ अपॉन dt। ये वाली चीज इस तरह लिख दी, ये वाली चीज इस तरह लिख दी। चलता है कि अगर मैं 2 मिनट पहले ही अगर आपको बातें करते हुए याद हो तो उससे मुझे पता चलता है कि मेरा जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो होता है मेरा वोल्टेज, ये इंटू यहाँ पे इट इज, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि dQ अपॉन dt होता है मेरा करंट। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला बनता है पावर का V इंटू आई। ये फॉर्मूला आपने काफी बार पढ़ा होगा, अभी आपको समझ में आता है कि ये जो है कैसे कैसे आया। ठीक है, अब नॉर्मली अगर आपको पता हो या मैं सुना हो आपने कि एनर्जी को 2 यूनिट में हम मेजर करते हैं। कभी कभी एनर्जी को बोलते हैं जूल में, ठीक है, काफी बार बोला जाता है ये किलोवाट आवर में या फिर यूनिट में। ठीक है, डिफरेंस क्या है तीनों में। ठीक है, तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता है यूनिट में। यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1000 वाट आवर। ठीक है, और जो जूल है, जो जूल है वो 1 जूल होता है 1 वाट सेकंड। ठीक है,
तो अगर मुझे ये निकालना हो कि मेरे 1 किलोवाट आवर में या फिर 1 यूनिट में मेरे कितने जूल होते हैं, तो यहाँ से मैं इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे 1 वाट सेकंड में 1 जूल है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं सेकंड को घंटे में बदलने के लिए क्या करूंगा, पहले घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा और फिर मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ गया मेरा वाट आवर। सेकंड की जगह वाट आवर आ गया, ये 1 जूल चल रहा है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि 1 वाट आवर में कितना आ गया, ये चला गया इस तरफ 60 गुना 60 3600 जूल। तो 1 वाट आवर में मेरा 3600 जूल आता है। और 1 किलोवाट आवर में इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3600 किलो जूल। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि मेरा 1 यूनिट में कितनी एनर्जी आ रही है, 1 यूनिट में एनर्जी आती है मेरी 3600 किलो जूल। ये चीज भी आपको याद रखनी है, काफी बार पूछा जाता है कि मेरा इतने वाट आवर में या इतने किलोवाट आवर में, मेरा आधा किलोवाट में या फिर आधी यूनिट में मेरे कितने जूल एनर्जी मेरी खर्च हो रही है, या फिर अगर आपको पता है कि उसमें कितनी एनर्जी है तो आप देख सकते हैं कि उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। बेसिक इलेक्ट्रिकल में जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उन सब में साइन का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ आ जाती है। साइन का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें कोई चीज़ हमसे जा रही है या आ रही है, ये चीज़ यही तो बता पाएगी कि वो घाटा हुआ है नुकसान हुआ। वो कैसे पता करोगे, अगर उसको लिखना होगा उसको लिखोगे आप, अगर फायदा हुआ तो प्लस लिखोगे, नुकसान हुआ तो माइनस लिखोगे। तो यही चीज आती है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में भी। देखिए एक बार हम बताते हैं कि अगर मैं बात करूं बैटरी, ये मेरी बैटरी है जो चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है, और अगर मुझे करंट फ्लो करानी है इससे, तो इसमें से करंट पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलते हुए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकल रही है। मतलब अगर करंट हमारी सप्लाई दे रही है, बैटरी ये सप्लाई कर रही है, तो ये इसका बड़े वाला टर्मिनल है, इसको मैं कहूंगा ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका जो छोटे वाला है इसको मैं कहूंगा ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस चीज को आपको जरूर और स्पेशली ध्यान रखना है कि कहाँ पे मैं पॉजिटिव या यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं नेगेटिव यूज कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है तो मैं कहूंगा कि मेरा जो ये वोल्टेज सोर्स है जो कि एक सेल है या बैटरी है, वो क्या कर रहा है, वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। वोल्टेज सप्लाई कर रहा है मतलब इसमें से जो करंट जो है वो बाहर जा रही है, ये जो है किसी को दे रहा है। ठीक है, वोल्टेज ये सप्लाई कर रहा है। वहीं पे अगर मेरे पास दूसरा केस ये हो कि इसमें करंट आ रही है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये वोल्टेज ले रहा है, मतलब अभी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, तो ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब, सप्लाई या डिलीवर। ठीक है, जो पावर को सप्लाई कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मेरे निकल रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ रही हो। ये दोनों एक ही चीज है। अगर नेगेटिव टर्मिनल से करंट आ रही है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव से तो निकल रही होगी, या फिर तो पॉजिटिव से निकल रही है। सेम इसके लिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मेरी जो है क्या नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल में आ रही है, तो ये जो है ये भी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आती है तो उसके बाद बात करते हैं और अदर एलिमेंट की। लेकिन ये चीज आपको पहले याद रखनी है कि किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल पावर का सम जीरो होगा, मतलब कि ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर जितनी भी पावर है वो जीरो होगी। इसके बाद का क्या मतलब हुआ, ये बहुत बार पूछा जाता है स्टेटमेंट के रूप में, या फिर बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से पता है 4 पॉइंट आपको दे दिए, वो कहा कि बताओ इसमें से कौन सी बात सच है। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि सम ऑफ टोटल पावर ऑलवेज इक्वल टू जीरो, मतलब जितनी पावर मैंने सप्लाई करी
और जितनी पावर मेरी एब्जॉर्ब हुई वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जो मेरी पावर सप्लाई है वो बराबर तो होगी पावर एब्जॉर्ब के, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में कैसे कि अगर मैं सप्लाई को मैं पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहा हूं तो मैं एब्जॉर्ब को क्या करूंगा, नेगेटिव साइन कंसीडर करूंगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो है पावर मैं दे रहा हूं तो मैं उसको पॉजिटिव मान रहा हूं, तो अगर मैं पावर ले रहा हूं तो मैं उसको नेगेटिव मानूंगा। ठीक, अब क्योंकि सभी लोगों ने एक बार मिले, एक दिन मीटिंग की, मीटिंग करके इस बात की कंक्लूजन पर पहुंचे भाई ठीक है, सप्लाई करने वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और एब्जॉर्ब करने वाले को नेगेटिव मान लेते हैं। अब उसमें से कुछ भी मान सकते थे, बस दूसरा उसका अपोजिट हो जाता। ठीक है, हम बड़े लोग हैं, उनकी बात तो माननी पड़ेगी, बड़े लोग कह के ऐसे थोड़ी ना होता है कि अपनी मन मर्जी चलाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर हम पावर सप्लाई को पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव मानेंगे। अब इसी के हिसाब से हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है सब वही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी दो चीजें मुझे पता चल रही है। एक तो क्या कि मेरे जो टोटल पावर का समय है वो 0 है, इसके अलावा कि जितने भी, अगर मेरे पास एक क्लोज सिस्टम उसमें चाहे कितने भी एलिमेंट हो, उसमें हो सकता सम ऑफ पावर सप्लाई सम ऑफ एब्जॉर्ब। मतलब अगर मैंने कहा है कि इसके अंदर 4 बैटरी हैं जो कि सप्लाई दे रही है, चारों की चारों, कोई भी चार्ज नहीं हो रही, चारों सप्लाई दे रही है, और इसके अंदर जो है 10 रजिस्टर है, 4 इंडक्टर है। ठीक है, तो इन सब में मेरे जितने भी पावर खर्च हो रही है वो सब एक दूसरे के बराबर होगी, इन चारों बैटरी ने जितनी भी पावर सप्लाई की वो सब इनके बराबर बैठेगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करेगी। यही चीज हमारी टेलीगेंस थ्योरम भी हमको बताती है। जब हम टेलीगेंस थ्योरम पढ़ेंगे तो इस बारे में एक बार और डिस्कस करेंगे कि टेलीगेंस थ्योरम हमारे कहती क्या है। ठीक है, वो यही बताती है कि हमारी जो टोटल पावर है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, उसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे बैटरी के साइन की बात की तो हमें 2 या 3 साइन हमें एक बार और डिस्कस करने हैं कि हमारे जो डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्सेज में अगर हमको बैटरी दिखानी है, पहले सेल की बात करते हैं। अगर हमको सेल रिप्रेजेंट करना है तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस प्रकार से, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल प्लस को, बड़े वाला टर्मिनल प्लस और छोटे वाला टर्मिनल हम माइनस लेके चलते हैं। मतलब अगर हम बैटरी की बात करें तो एक से ज्यादा जहां पे भी हमारे सेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं सीरीज में, तो हम कहते हैं कि ये हमारी बैटरी है। ठीक है, करंट कौन सी बैटरी है, हमारा वोल्टेज सोर्स है वो भी इंडिपेंडेंट, वोल्टेज सोर्स। मतलब कि अगर ये किसी भी तरीके से किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो कुछ डिपेंडेंट भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी सिस्टम, इस सिस्टम के दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। उनके साइन कन्वेंशन हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका साइन बनाता है। ठीक है, इसको मैं कहूँगा अगर इसकी वैल्यू है किसी भी सिस्टम पे दूसरे पे डिपेंड करे तो मैं कहूँगा उसको डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अभी करंट पे डिपेंड कर रहा है या वोल्टेज पे, तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है हमारा करंट सोर्स। करंट सोर्स हमें बताता है एरो, कि जिस डायरेक्शन में मेरी करंट जा रही है उस डायरेक्शन में इसका करंट का एरो बना होगा। जिस डायरेक्शन में मेरी करंट जा रही है उस डायरेक्शन में इसका एरो बना होगा। इसको मैं कहूंगा मेरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। और जो डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। ये है मेरा डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अब हमने जब डायरेक्शन की बात की थी तो मैंने कहा कि अगर मेरे इस डायरेक्शन में करंट 4 एम्पेयर फ्लो कर रही है तो इस बात का मतलब है कि मेरे इस डायरेक्शन से मेरी करंट निकली नेगेटिव टर्मिनल से और ये इस तरफ जा रही है, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये आगे घूम के वापस जा रही है। ठीक है, अगर मैं
सेम कंडीशन के लिए कहूँ कि अगर मुझे करंट की वैल्यू बताओ इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मुझे करंट की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरी करंट की वैल्यू है -4 एम्पियर यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है। तो साइन की वैल्यू मैं अपोजिट लूंगा। पहले जो साइन था, पहले साइन पॉजिटिव था, अगर कुछ साइन नहीं दिया हुआ तो हम साइन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहले जो साइन था उसके जस्ट अपोजिट साइन अब हम कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो है डायरेक्शन बदल दिया, बाकी कंडीशन सेम है। पहले इस डायरेक्शन में मेरी करंट जा रही थी, अगर मैं कहूँ कि मेरे इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू बताइए, तो मेरी करंट की वैल्यू कितनी आएगी? -4 एम्पियर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर करंट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, अगर आप वहीं पे किसी कारण से करंट की डायरेक्शन उल्टी लेते हैं तो आपको जो है साइन उसका उल्टा लेना पड़ेगा। ठीक है, हम जब केवीएल सोल्व करेंगे तो उसमें केवीएल में काफी बार लूप को आपको जो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में जाना पड़ेगा। जब आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम जो है वैल्यू का साइन जो है नेगेटिव में ले रहे हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन के साथ जिस डायरेक्शन में अपना लूप का साइन ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन भी, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये चीज वहां पे काम में आती है, इसलिए अब जो है थोड़ा सा बताना जरूरी है। अब बात करते हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की, इनकी पहचान कैसे होगी। ठीक है, ये चीज तो हमको पता है कि अगर सिंबल से बात की जाए तो रजिस्टर किस प्रकार से का सिंबल बनता है, इंडक्टर का सिंबल किस प्रकार बनता है और कैपेसिटर का सिंबल किस प्रकार बनता है। ठीक है, अगर रजिस्टर की बात की जाए उसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, उसका सिंबल बनता है ऐसे। इंडक्टर की बात की जाए उसको रिप्रेजेंट करते हैं L से और उसका सिंबल बनता है इस प्रकार। कैपेसिटर की बात की जाए तो उसका सिंबल बनता है कैपिटल C, और ये इसका डायग्राम बनता है, सिंबॉलिक डायग्राम वो इस प्रकार है। अब अगर बात की जाए कि अगर मेरे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, नेटवर्क दिया हुआ है, उस नेटवर्क में मेरी कुछ कंडीशन बन रही है, तो आप बात कैसे बताएंगे कि वो जो है रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। तो देखिए, अगर हम बात करें रजिस्टर की तो उसमें सीधा सीधा जो रेजिस्टेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो डिफरेंशियल ऑफ करंट जहां पे हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल ऑफ करंट जहां पे होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके मल्टीपल में जो कुछ भी होगा हम कहेंगे कि इंडक्टर के लिए बात की जा रही है। वहीं पर अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो जहां पे करंट का इंटीग्रेशन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पे मैं कहूंगा ये इंटीग्रेशन का साइन है भाई, इसको ऐसे नहीं समझना। ठीक है, यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन हो जाए करंट का तो मैं कहूंगा कि ये मेरा या कैपेसिटर की बात हो रही है। जहाँ पर करंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है वहाँ पर हमारे इंडक्टर की बात हो रही है, जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर हमारे रजिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, जब हम एसी फंडामेंटल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। डीसी के लिए तो इंडक्टर की वैल्यू शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। हम जब एसी पढ़ेंगे, एसी मुश्किल से साथ में ही लेके चलेंगे, इस बार अलग अलग नहीं करेंगे, साथ में ही इसको साथ में लेके चलेंगे। जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल सही रहेगा। तो वहाँ पे हम इस बारे में देखेंगे कि जहाँ पे करंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की, जहाँ पे करंट का इंटीग्रेशन हो रहा है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, और जहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, या फिर वहाँ पे सिस्टम हमारा रेजिस्टेंस वाला होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छा है। आप जो है लगातार अगर इसको वीडियो को देखते रहेंगे, पूरा देखेंगे, और साथ में जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6-7 महीने में आप जो है इतने तैयार तो हो जाएंगे कि लगभग 70-80% जो है पेपर जो जेईई लेवल का आता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जेईई लेवल का तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, उसमें बेसिक कंसेप्ट आते हैं, ये चीज़ें मैं बताते हुए चल भी रहा हूँ, उसमें ज़्यादा नहीं है। और ए लेवल में भी कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए बस आपको जो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, वो मैं कराऊंगा भी साथ में। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बहुत सारे कराएंगे, जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम कम से कम 250-300 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट के करेंगे, कम से कम इतना कि 1 हफ्ते तक सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। बस आपको इससे रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ के साथ उसको देखते चलिए, जिससे हम टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप क्वेश्चन आपको नहीं आता वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, फोटो खींच लीजिए या फिर लिख के भेज दीजिए, या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती जैसे भी आपको समझना है वो देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो है इंग्लिश में पढ़ाते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है, तो देखो भाई इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ सब कुछ हिंदी में बोलता हूँ मैं, बस कुछ वर्ड है ऐसे हैं जो इंग्लिश में एज इट इज बोले जाते हैं, जैसे उसका मतलब हिंदी में जैसे कि प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब भविष्य में आप कभी भी अगर फ्यूचर जेई बन जाते हैं तो वहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं सुनेगा, वहाँ पे सब रेजिस्टेंस ही सुनेंगे। तो अगर आपको प्रतिरोध आप याद कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस भी याद कर लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, अभी तो आप स्टूडेंट है, चीज़ों को समझना आपके लिए इतना टिपिकल नहीं होगा। ठीक है,
एक दो वर्ड ही, ज़्यादा नहीं होंगे, आप एक दो बार उसको सुन लेंगे तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब तो हिंदी में ही बोला ही जा रहा है। इसके अलावा जब जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है। वहाँ पे तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको सोल्व कीजिए जैसा आपको समझ में आता है, बस आपको उन पे ऑप्शन से मतलब है कि आप किस तरीके का ऑप्शन टिक करते हैं। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो है बताते रहिए, और मैं जो है उसके रिगार्डिंग उस पर जो है एक्शन लेता रहूँगा जो भी पॉसिबल रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा स्लो आए क्योंकि मुझे यार कॉलेज भी जाना पड़ता है, उसके बाद भी एडिशनल वर्क है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि लगभग डेली मैं वीडियो डालूँ, कम से कम एक वीडियो डेली, और दो भी हो सकती है, लेकिन एक के तो मैं मान के चलता हूँ कि एक तो मैं डेली ही डालूंगा। बस आप जो है लगातार पोस्ट वीडियो को देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए। इतना ही, थैंक यू।